अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में -1 हो गया? क्या गौहर खान हकीकी चेयरमैन होंगे या अलामती? नए चेयरमैन पीटीआई अडयाला जेल में मौजूद बानी चेयरमैन की मुश्किलात का सद्देबाब करवा पाएंगे? नए चेयरमैन की तैनाती के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का रुख क्या होगा? और क्या नए चेयरमैन गौहर खान पार्टी में मौजूद धड़ेबंदी और इख्तलाफात का भी खात्मा कर पाएंगे? आज होने वाले तहरीक इंसाफ के इंटरा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, जबकि उमर अयूब बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। जेल में कैद यास्मीन राशिद पीटीआई पंजाब की सदर, जबकि मुनीर अहमद बलोच पीटीआई बलूचिस्तान के सूबाई सदर मुंतखब हो गए हैं। अली बिन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर, जबकि हलीम आदल शेख सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर बन गए हैं। जहां नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को पार्टी के दरपेश चैलेंजेस से जबरदस्त आजमा होना होगा, वहां बानी चेयरमैन भी उनकी हर सियासी हिकमत अमली पर नजर रखे हुए होंगे। तभी उन्होंने अपनी पहली तकरीर में बजाय खुद को भी बानी चेयरमैन के रहमो करम पर छोड़ते हुए कहा कि चेयरमैनशिप उनको वापस कर दी जाएगी। ताहम मुस्तकबिल के मंजर कशी और पार्टी हिकमत अमली से मुतालिक उनका एक मौक़िफ़ इंतहाई मानी खेज था, जिस वाज़ेह किया गया कि पीटीआई का किसी से टकराव का कोई इरादा नहीं। ये मनसब मैं उस वक्त तक संभालता रहूं जब तक खान साहब वापस नहीं आते। पीटीआई का किसी के साथ झगड़े का कोई इरादा न है, न कभी किया और न हम करेंगे। और खान साहब का जो नज़रिया पहले से वाज़ेह है वही नज़रिया चलेगा। वो कल भी वही नज़रिया था, आज भी वही नज़रिया है और इसके मुताबिक हम चलेंगे। गो के तहरीक इंसाफ ने इस चैलेंज का सामना तो कर लिया, लेकिन इन इलेक्शन और चेयरमैन की नामजदगी से पहले ही जहां जमात के अंदर एक तनाज़ा खड़ा हुआ था, वहां अब उन इलेक्शन के बाद पार्टी के बाहर या कभी पार्टी में रहने वालों ने मुज़ाहमत शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ी पार्टी के बानी रुकन अकबर असबाबर मंजर-ए-आम पर आए और खुद भी पार्टी चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार बन गए और अब गौहर खान की चेयरमैनशिप को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आपके प्लेटफॉर्म में अचानक जो हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये पार्टी का इलेक्शन नहीं होने जा रहा, ये महज एक सिलेक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है उसके लिए मजीद खतरे हैं, खतरात बढ़ेंगे। ये कैसे इलेक्शन है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान शिरकत नहीं कर सकते? हम इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे। तहरीक इंसाफ की हरीफ जमातों ने भी इन इंतखाबात को सिलेक्शन और धांधली करार दिया है, जबकि पीटीआई ही के वतन से जन्म लेने वाली परवेज हड़क की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने भी इन इलेक्शंस पर सवाल उठा दिया है। मैनिपुलेटेड, मैनेज, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। आज पाकिस्तान में एक और इलेक्शन हुआ और उसमें दोबारा एक दफा सिलेक्शन हुई। इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से सवाल निशान है। जिस पार्टी की बुनियादी धांधली पे रखी जाए तो वो पार्टी आगे क्या करेगी? नॉमिनेशन पेपर्स हैं, क्या आप लोगों ने देखे? क्या आपने देखा है कि वहाँ किसके दस्तखत है? क्या आपने देखा कि वोटर कौन थे? वोट किसने देने थे? कोर कमेटी थी, कोई और थे? वो वोट तो हुआ ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ चलने वाले साइफर केस और अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से हम बात करेंगे। माशा मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम अपना कीमती वक्त। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 3 केसेस चल रहे हैं। एक केस है साइफर का, दूसरा केस है निकाह का, तीसरा केस है अलकादर ट्रस्ट का, जो कि या जिसे 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है। 2 केसेस में आपका कनेक्शन बन रहा है, आपको भी मुलजिम ठहराया गया है, जिनमें एक निकाह वाला मामला है, दूसरा अलकादर ट्रस्ट है। इसमें आप पहले अलकादर ट्रस्ट की हम बात कर लेते हैं कि इसमें पैरा नंबर 5 जो है, ये रेफरेंस मेरे हाथ में है, पैरा नंबर 5 में ये लिखा गया है कि मलिक रियाज ने 458 कनाल ज़मीन खरीदी और अपने नाम पर ट्रांसफ़र की, क्योंकि आपके नाम पर ट्रांसफ़र की, क्योंकि उस वक्त ट्रस्ट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कायम नहीं हुआ था। तो क्या ये ज़मीन पहले आपके नाम पर ही थी और उसके बाद फिर ये ट्रस्ट के नाम पर हुई थी, और आपका इसमें खान साहब ने इंतखाब क्यों किया कि आप ही के नाम पर ये ज़मीन रखी जाए? जी समर भाई, देखें ट्रस्ट बनने में देर लगी, तो लिहाजा जब तक ट्रस्ट फॉर्मुलेट नहीं हो चुका तो अब तक उनने बोला था कि आप ज़मीन अपने नाम ले लें और फिर जो ही ज़मीन बने तो ट्रस्टी बन के सारी ज़मीन उस ट्रस्ट के अंदर आप डाल दें। अब इसमें 2-3 सवाल हैं जो मैं खाली व्यूअर्स के लिए क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो बात करते हैं कि जी मलिक रियाज साहब की 190 मिलियन के बदले हमें ये ज़मीन मिली है, तो बात तो ये है कि जो ज़मीन या जो मलिक रियाज साहब की जो 190 मिलियन जो रेफरेंस में जो ये देते हैं एग्जांपल, वो कैबिनेट मीटिंग के देते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में ये मंजूर की गई।
रेफरेंस आपके सामने है समर भाई, आप जरा पढ़ के बता दें कि जो कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो कौन सी डेट की थी। वो 3 दिसंबर की थी, 2019। तो 2019 3 दिसंबर। अब जमीन जो मेरे नाम हुई है ट्रस्ट में डालने से पहले वो कौन सी डेट थी? अप्रैल 2019। तो मतलब है 6-7 माह पहले जमीन दी गई है और बताया ये जा रहा है, जिसने भी ये नैब का रेफरेंस बनाया, मतलब उनको शर्म आनी चाहिए कि रेफरेंस क्या है कि 6 माह पहले 7 माह पहले जमीन दी जा रही है और उसके बाद एक जी कि कभी ना कभी कैबिनेट में शायद ये 190 मिलियन मलिक रियाज का है तो इसको जोड़ने की कोशिश की गई है। मतलब इतना बड़ा वक्फा है दोनों के बीच में। मे बी इस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो पहले कि आप जमीन दें, आपको हम इस मामले पे फेवर करेंगे कल को जाके। सर एनसीए के साथ अगर कोई नेगोशिएट कर रहा हो, अगर एक बिजनेसमैन या मलिक रियाज साहब का एनसीए के साथ चल रहा हो, तो क्या उनको 6 माह पहले अपने डिसीजन का पता होगा? गुफ्तगू तो चल रही थी, उसी वक्त नहीं, लेकिन उससे 6 महीने पहले तो कौन सा केस है ऐसे कि आपको 6 महीने पहले आपको पता चलता है कि जी ये चीजें होंगी? कोई केस ऐसा है ही नहीं, वरना 6 महीने बाद क्यों चले उसके तो फौरन 1 महीने बाद 2 महीने बाद हर चीज आके राइटिंग में आपके सामने आ जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, अब केस जरा देखें कि खान साहब के ऊपर के वो उनने करप्शन की है या मैं उनका कोई उस पे फ्रंटमैन था। ये जी फ्रंटमैन। अब ये एक वाहिद केस है कि खान साहब को इसमें करप्ट डिक्लेयर किया गया और मुझे फ्रंटमैन डिक्लेयर किया गया। किस चीज पे? कि 458 कनाल जमीन आई है, वही 458 कनाल जमीन एक ट्रस्ट के अंदर गई है, एक कनाल भी इधर उधर नहीं हुआ या आधा कनाल भी मेरे और इमरान खान के बीच में नहीं बांटा गया। वही एग्जैक्ट जमीन ट्रस्ट के अंदर गई है। ट्रस्ट के कानून, एक सेकंड समर भाई, ट्रस्ट के कानून क्या है कि कोई बेनिफिशियरी नहीं हो सकता उससे, कोई उससे अलाउंस नहीं ले सकता, कोई पे नहीं ले सकता, कोई अपने नाम नहीं कर सकता। और उस मौजूदा जमीन पे इस वक्त यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहां 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब करप्शन की इंतहा है। अगर यही करप्शन पिछले 70 साल से हो रही होती तो शायद आधा हमारा मुल्क एजुकेटेड हो जाता है इस करप्शन के अंदर। अच्छा, आपका इंतखाब क्यों किया उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने इस अहम तरीन ट्रांजैक्शन के लिए? देखें, जाहिर बात है कि मैं एक तो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर भी था और जाहिर बात मैं सबको पता है मैं उनसे करीब भी हूँ, तो उनने ट्रस्ट किया था मेरे पे कि ये एक अमानत है और ये अमानत जानी है ट्रस्ट के अंदर। तो वही अमानत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई कि ये अपने नाम करो और ये ट्रस्ट के अंदर करो। तो क्या आप अकेले ट्रस्टी थे जब ये ट्रस्ट बना या कोई और भी ट्रस्टी था आपके साथ? नहीं, आई थिंक मैं और बाबर अवान साहब थे। आई थिंक रजाक दाऊद साहब थे या नहीं थे, आई कांट रिमेंबर, लेकिन बाबर अवान साहब। लेकिन बाबर अवान साहब का नाम नहीं है रेफरेंस के अंदर। जिन 8 लोगों को नॉमिनेट किया गया उनमें बाबर अवान साहब का नाम नहीं है। हम कोई चंद महीने रहे और फिर उसके बाद ट्रस्टीज चेंज हो गए। बाबर अवान साहब का नाम शायद इसलिए ना हो क्योंकि उनको दिखाना था कि फ्रंटमैन मैं हूं, क्योंकि पहले नाम मेरे नाम पे हुई है। लेकिन ये कैसा फ्रंटमैन है और ये कैसी करप्शन है कि जमीन ना इमरान खान के पास गई है ना मेरे पास गई है, ट्रस्ट के अंदर गई है जिसके ऊपर मौजूदा एक यूनिवर्सिटी है जहाँ 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये मामला इतना सिंपल जिसे आप बता रहे हैं, ये मामला आप कह रहे हैं इतना सिंपल है, तो क्या ये शहजाद अकबर साहब उस वक्त चूंकि डील करते मामले को उन्होंने मिस हैंडल किया है कि आज ये रेफरेंस तक नौबत पहुंच गई है? देखिए, एक्चुअली अगर इसमें कोई चीज मैं नहीं समझता सच मिस हैंडल हुई है, क्योंकि जहां तक अल कादिर ट्रस्ट की बात है वो एक क्लियर और सिंपल केस है। देखें, अगर हम थोड़ा सा साइड पे कर ले, मेरी बायसनेस इमरान खान की तरफ या पीटीआई की तरफ एक सेकंड के लिए छोड़ दें, और अगर मैं सिर्फ बतौर पाकिस्तानी सोच रहा हूँ, आप ये बतौर पाकिस्तानी ये चाहते होंगे कि आपके मुल्क के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स को जमीन डोनेट करें एजुकेशन यूनिवर्सिटीज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, और वो ट्रस्ट के नाम होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं और वो ट्रस्ट कायम रहे। अच्छा, अब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, मलिक रियाज ने ये दे दिया, तो अब उसके बाद अगर कोई और बिजनेसमैन देखता कि यहाँ यूनिवर्सिटी बन गई है, मैं भी अपनी जमीन डोनेट करना चाहता हूं। आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं जो आपके ऊपर इल्जामात लगे उनको लेके कि आपके ऊपर ये इल्जामात बनते नहीं हैं, ये गलत केस बनाया गया, गलत रेफरेंस बनाया गया है, तो फिर आपके वारंट निकले हुए हैं। क्या आप पाकिस्तान में आके इस केस का सामना करेंगे या फिर जो ताना आप देते थे मियां नवाज शरीफ को या उनके बेटों को, उसी ताने को आप भी सुनेंगे बैठ के लंदन में? देखें, पहली बात तो ये कि ना तो मैं कोई प्लेटलेट्स का बहाना निकल के पाकिस्तान से निकल के आया था, मैं तो खान साहब के पहले अरेस्ट से भी कुछ 5 दिन पहले बाहर था। दूसरी बात ये कि मैंने बार बार हर शो पे बोला है
कि जो ही इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो जाए, इलेक्शन का स्केड्यूल आ जाए और इंशाल्लाह नॉमिनेशंस फाइलिंग का वक्त आ जाए, तो सिर्फ मैं नहीं लेकिन बाकी जो सारी हमारी लीडरशिप है इंशाल्लाह मैदान में आई। आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं बाय द वे? मैं अटक से इंशाल्लाह। अटक से लड़ रहे हैं, इस्लामाबाद से नहीं लड़ रहे? इस्लामाबाद में भी आपकी बात चल रही थी कोई? देखें वो तो पार्टी के और फैसले होते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि अटक एक ऐसी मेरा अच्छा, मुझे कंस्टिट्यूएंसी और वहाँ मेरी कमिटमेंट है। ये बताएं कि आज आपकी तहरीक साहब का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, बैरिस्टर गौहर साहब पार्टी के चेयरमैन बन गए हैं। कुछ मुखालफत भी थी बैरिस्टर गौहर साहब के वाले से पार्टी के अंदर, कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई भी। जो एक बयान पहले आया शरफ मरवत का, उसकी फिर आके तरदीद की गई, फिर अगले दिन एक और बयान आया अली जफर साहब का कि गौहर साहब को नॉमिनेट कर दिया है, खान साहब ने, वो खुद नहीं आ रहे। आके उन्होंने एंडोर्स किया जो पहले दिन बात की शरफ मरवत की, जिसकी पार्टी ने पहले तरदीद की थी। फिर बाद लतीफ़ खोसा साहब की एंट्री थी, वो कहते नहीं जी ये सारों को समझने में गलती हुई है, खान साहब ही रहेंगे चेयरमैन, कुछ भी नहीं हो रहा। इत्तलात मेरे पास तो ये है कि खोसा साहब को पार्टी चेयरमैन बनाने की भी एक एफर्ट हुई है, खान साहब के घर से ये कोई एफर्ट हुई है। और दूसरा अलीमा खान साहब के हवाले से भी कुछ बातें चल रही हैं, मेरे पास इस हवाले से कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन बातें चल रही है कुछ कि अलीमा खान के भी चेयरमैन तहरीक साहब बनने के हवाले से कुछ कंसिडरेशन चल रही थी। क्या था ये मामला? लेकिन जहाँ तक शेर मरवत साहब की और बैरिस्टर अली जफर साहब की जो बात है, वो बात तो एक ही, उन्हें दोनों ने एक ही बात की थी, सिर्फ थोड़ी सी टाइमिंग का मसला था। मसला क्या था कि एक ने पहले कह दिया, दूसरे ने बाद में कह दिया, और वो क्योंकि एक प्रोसीजर होता है कोर कमेटी में जाते हैं, क्यों करते रहे एक दूसरे की? जब चेयरमैन तहरीक साहब ने कह दिया था कि जाएं अनाउंस करें मीडिया के अंदर, इसका मतलब है कि वो गौहर साहब की नामजदगी को मतनाज़ बनाने या उनकी खान साहब के फैसले को तब्दील करने की कोशिश थी कि भाई किसी और को बनवा दिया जाए? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि एक शख्स इस वक्त जेल में है और जो वो बताते हैं वो वकीलों को बताते हैं, और प्रोसीजर हमारा होता है कि वो कोर कमेटी में आता है, फिर उसको पॉलिटिकली आप रैप अप करके आप बाहर उसका बयान देते हैं। अच्छा, तो खोसा साहब वाले पे और अलीमा खान साहब पे जवाब दीजिएगा, थोड़ा टाइम कम है। देखें, जहाँ तक खोसा साहब की बात है कि वो तो पार्टी में है ही नहीं, तो उनका तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई लॉजिकल कोई बात भी हो सकती है। कि मुझे खान साहब ने की दावत दी है, मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा। वो प्लान तो ये था कि शामिल होंगे और खान साहब उन्हें नॉमिनेट कर देंगे शायद, लेकिन वो शायद अभी तक सोच रहे हो। लेकिन इस वक्त एज ए वी स्टैंड टुडे खोसा साहब पीटीआई के अंदर नहीं है। गौहर साहब जो है, बैरिस्टर गौहर साहब जो है, उनने पीटीआई में एज अ वर्कर, एज अ लीडर उनने शमूलियत की हुई है। वो ज्वाइन अलीमा खान वाला क्या मामला है? बहुत पहले अलीमा खान का भी कोई नाम चल रहा था? अलीमा खान का भी मैं नहीं समझता कि ऐसा है। ये सारी स्पेकुलेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी एक एंटाइटलमेंट की पार्टी नहीं है, हम नून लीग या पीपीपी नहीं है कि कोई एंटाइटलमेंट किसी को हो, और वो सब जानते हैं। तो आई थिंक ये भी पूरी एक स्पेकुलेशन सिर्फ बनाई हुई थी जस्ट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, वरना ऐसी कोई बात बिल्कुल है नहीं। खान साहब ने ये साबित कर दिया है गौहर खान साहब को इंटरम चेयरमैन बना के कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नहीं है। वैसे अच्छा ना होता कि आप लोग मौका दे देते अकबर शेर बाबर को भी इलेक्शन लड़ने का, चूंकि उन्होंने अपना लोकल स्टैंड आई तो स्टैब्लिश कर दिया। कल पाकिस्तान तहरीक साहब के ऑफिस में जाके उनके पास अदालती फैसले पड़े हुए, इलेक्शन कमीशन का फैसला पड़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान तहरीक साहब के मेंबर हैं। बीइंग मेंबर कोई भी इलेक्शन लड़ने का अहल है, इलेक्शन लड़ सकता है, उसका राइट है। वो कहते हैं मेरी हक तलफी हुई है, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था। इखलाकी तौर पर तो उनका राइट नहीं बनता, लेकिन सियासी तौर पर लीगली उनका राइट बनता था। अगर दे देते तो उन्हें चैलेंज करने का मौका नहीं मिलता। वो कह रहा है मैं चैलेंज करूंगा जाके इस मामले को अदालत के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, कि भाई गलत इलेक्शन हुआ है। अब तो समर भाई ये तो शुरुआत है, अब कई मुर्दे कब्र से निकल के आएंगे जिसके अंदर हवा डाली जाएगी कि कोशिश करें उनको जिंदा करने के लिए। ये तो सिर्फ शुरुआत। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपने एक बयान में आपका पढ़ रहा था, आपने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फौज एक पेज पर हैं। ये आप लोग एक पेज पर कैसे हो गए? आप लोग तो पोल से पार्ट, जिसे मैं कहूँगा, वो चल रही थी सूरत हाल। नहीं, देखें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम बल्कि पीटीआई इंक्लूडिंग ऑब्वियसली हमारे लीडर इमरान खान साहब, ये एक साजिश है कि हमें पिट करने के अगेंस्ट पाक फौज। सवाल ये पूछा गया है कि आप और पाक फौज एक पेज पे है। तो भाई पीटीआई पाक फौज का भी एक पेज पे नहीं थी। हमेशा पीटीआई पाक फौज के साथ खड़ी हुई और पाक फौज पीटीआई के साथ खड़ा हुआ। तो जब सवाल आप करते हैं पाक फौज और आप कोशिश करते हैं कि पूरे पाक फौज उनको एक इंसान के अंदर समेट लें या कहीं समेट लें, दैट इज नॉट पॉसिबल, और हम कभी भी ये नहीं होने देंगे। सर, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तो थी, जिसका एतराफ बाद में किया भी माजी की एस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि आपके दौरे हुकूमत में सपोर्ट एक थी आपको, वो बाद में विड्रॉ कर ली गई। तो आप लोग इलेक्शन से यानी आपके खिलाफ फिर अदम एतमाद कामयाबी हो गई।
तो अब तो ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है आपके लिए, अब तो वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं और हम न्यूट्रल सारे सिस्टम को चला रहे हैं। जब नहीं, लेकिन सवाल आपके अलग है ना जी। आप बात करते हैं इन टोटलिटी के आप पाक फौज के साथ है, ऑफ कोर्स हम पाक फौज के साथ है, कौन सा पाकिस्तानी अपने फौज के साथ नहीं है। और जहां तक बात जाती है कि जब खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे, उनने तो सबसे ज्यादा पाक फौज की वकालत की है, नेशनली और इंटरनेशनली फख्र से सर बुलंद की है हर जगह जहां भी गए हैं पाक फौज की। तो हम किसी को भी इजाजत नहीं देंगे कि हमें कभी भी अस वर्सेस देम टाइप कोई सिनारियो बनाने का पाक फौज के खिलाफ। आपने आप लोगों ने 9 मई के वाकयात से भी लातल्की का इजहार किया है आपकी पार्टी लीडरशिप ने रिसेंटली, और क्या ये CBM है ताल्लुकात ठीक करने के हवाले से? और आप मानते हैं कि जो पिछले अरसे में कुछ हुआ, कुछ ऐसे बयानात आए, कुछ ऐसी पॉलिसीज थी, कुछ ऐसी तकारीर हुई कि जिससे इंस्टीट्यूशन के साथ आपके मामला खराब हुए, अब आप उस पर यानी मानते कि खान साहब को भी, या आप भी मानते कि भाई गलत था और आप उस पर यानी कि माफ़ी तक मांगने को तैयार है, भाई ये गलत होगा था? हमने 9 मई का तो उसी वक्त ही हमने तनकीद कर दी थी। हमने अफसोसनाक वाकया था, हमेशा PTI ने उसको बोला, और PTI में सबसे पहले इमरान खान ने बोला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे कोर्ट कमांडर हाउस, जिना हाउस हो, या किसी रेडी वाले की रेडी हो, हम कभी वायलेंस में बिलीव ही नहीं करते, चाहे जिस एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हो। लेकिन बात यह कि 9 मई को बार बार लेके आना, लेकिन वो शख्स नवाज शरीफ जिसने एक एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश की जहाज के अंदर, सिविलियंस और आर्मी पर्सनल, फाइनली सर एक और बड़ा अहम मामला है, माफी मिली हुई है। एक और बड़ा अहम मामला है, वो है खान साहब के निकाह के वाले से आप गवाह भी थे उसमें, और मानिका साहब भी बार बार आपका नाम भी ले रहे हैं। उनका बयान आने के बाद, उनका फरीक बनने के बाद इस मामले में कितने चार्जेस हो सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो जो है तलाक दी थी 17 तारीख को, और उसके बाद फिर यकम को निकाह हो गया था। आई थिंक मानिका साहब को खुद ही उनकी यादाश्त कुछ उसी शो में भी बड़ा एक लो क्लास लेवल का शो भी था, और मानिका साहब खुद ही उस शो में बड़े कंफ्यूज लग रहे थे। उनने मेरा नाम भी 2-3 जगहों पे लिया था और बोला था कि मैंने उनको कॉल करके धमकी दी थी कि तलाक दें या ये करें वो करें। मैं आपके शो पे चैलेंज करता हूं कि उस वक्त के कॉल रिकॉर्ड्स, मेरा नंबर वही है, आई एम श्योर उनका नंबर अगर वो हो या ना हो, या जो भी नंबर था उनका वक्त, मेरे नंबर पे आप, मैं चैलेंज करता हूं कि उस साल के कॉल रिकॉर्ड सारे निकालें, और उसके आसपास कोई भी कॉल उनको मेरी तरफ से गई हुई हो, धमकी देनी तो दूर की बात है, कोई भी कॉल गई हुई हो तो मैं चैलेंज करता हूं उनको दिखाने के लिए। वो इंतहाई एक आप देख सकते हैं कि एक प्रेशराइज्ड शो था, अचानक उनको 5-6 साल कि निकाह जो है फरवरी में ही हुआ था, जनवरी में नहीं हुआ था। 5-6 साल वो जो बयान भी दे रहे, निकाह हाँ भी बयान दे रहे मुफ्ती सईद साहब भी के निकाह जो है वो जनवरी में ही हुआ था, फरवरी में नहीं हुआ। फरवरी में दोबारा निकाह के लिए कहा गया था। और हाफिज सईद साहब का और मानिका साहब की गैरत पिछले 5-6 सालों में पता नहीं, आई थिंक वो जो मुफ्ती सईद साहब का, सॉरी, वो फंसी हुई थी अपने बेंटलीज के अंदर और गाड़ियों के अंदर जो वो उस वक्त चला रहे थे। तो पहले उनको गैरत नजर नहीं आई, अभी पिछले 2-3 हफ्तों में उनको अचानक से उनको ये याद आ गया कि शायद ये निकाह सही नहीं था। पिछले 5-6 महीनों में से जब वो अपनी नई शादियां कर रहे थे तब तो उनको याद ही नहीं रहा। सही है, बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देना। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है। एक तरफ बिलावलों ने ताना दे रहे हैं कि नून लीग को पंजाब में अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, जबकि नून लीग के अंदर एक लड़ाई चल रही है। आज दानियाल अजीज को शो का नोटिस दिया गया, लेकिन शायद हकान अब्बासी के बारे से पॉलिसी मुख्तलिफ है। चल क्या रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। खुर्रम दस्तगीर खान साहब से हमारे साथ रहेगा। कभी बाबों का ताना, कभी लाडले का इल्जाम, कभी नफरत की सियासत करने वाला, कभी वोट की बेइज्जती करने वाला, तो कभी सियासी इंतकाम लेने वाला। हर रोज के हिसाब से बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात में शिद्दत और तलखी बढ़ती ही चली जा रही है। नवाज शरीफ की जानिब से पहले कोयटा और फिर सिंध में सियासी दावपेच की कोशिशों ने बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के खिलाफ शदीद महाजराई पर मजबूर कर दिया है। दुबई जाने से पहले जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी की शोला बयानी बरकरार थी, दुबई से वापस आने के बाद इस शोला बयानी की तपश में और भी इजाफा हो गया है। कई रोज से बलोचिस्तान में मौजूद और अपने सियासी दावपेच खेलने में मसरूफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भी एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका निशाना पूरी तरह नवाज शरीफ ही थे।
मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, तो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। 2023 आ जाए, अब जो है कोई और ये फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं, खुदा ना खास्ता नून लीग का हुकूमत बनता है तो वो अपना इंतकाम की सियासत, अपनी जाती मुफाद की सियासत के चक्कर में मेरा मुल्क को, मेरा अवाम को नुकसान पहुँचाएंगे। ये कुछ लोगों का गलत फहमी है। वो समझते हैं कि हवाओं का रुख इस तरीके से बनता है कि आप बादशाह की तरह आए, आपके दरबार में सारे पेश हो, तो हवा बन गया, इलेक्शन हो गया, खुदा हाफिज। जहां बिलावल भुट्टो की जानिब से नवाज शरीफ पर हमले किए जा रहे हैं, वहां पीडीएम हुकूमत में साथ काम करने के बावजूद शहबाज शरीफ को भी खुलकर टारगेट किया जा रहा है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कभी पीडीएम हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी का वजीर आजम कहते थे, तो अब वो शोबाज कह रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है, ना कि मुस्लिम लीग। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब। पीडीएम सरकार में पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर हिस्सा तो बराबर का था, लेकिन इस ही दौर में होने वाली महंगाई पर सिर्फ नून लीग को ही महंगाई लीग का ताना दिया जा रहा है, जबकि सीनियर पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने निगरान हुकूमत में भी अपने लोगों को शामिल कर पीपल्स पार्टी को धोखा दिया है। शहबाज शरीफ के बारे में कल भी बिलावल ने कहा कि वो उन्हें शोबाज भी कहा, उन्होंने महंगाई लीग भी कहा, तो ये गुस्सा इतना कि वह नून लीग के ऊपर हमसे धोखा पड़ा हुआ है। अच्छी बात, 16 महीने की एक मुख्तसर हुकूमत ली, उनका बर्डन भी अपने कंधों पे लिया। जब हुकूमत खत्म हुई तो हमें एतमाद में लिए बगैर इन लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली और वहाँ पे अपने बंदे भेज दी, जिसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी है, तो हमें उसकी तकलीफ पड़ी हुई है। जहां मुस्लिम लीग नून को अपने हरीफों से सियासी तकरार का सामना है, वहां पार्टी से वाबस्ता और बज़ाहिर पार्टी से मुतनफ़र होने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। उन्हीं में से एक सीनियर तरीन रहनुमा और पार्टी लीडर नवाज शरीफ की जानिब से वज़ारत उज़्मा तक के मनसब पर फायज किए जाने वाले शाहिद हकान अब्बासी भी हैं। इनको भी मौजूदा हालात में नवाज शरीफ की सियासी वापसी और बज़ाहिर उनका मुस्तकबिल रोशन होना, लाडला होने की निशानी दिख रहा है, जिस आने वाले इलेक्शन में भी मुतनाज़ा दिख रहा है। नहीं, मुझे तो कोई यकीन दहानी नहीं है, लेकिन ये अब जमातें दूसरी बात कर रही हैं और यही वो मामलात हैं जिनसे इलेक्शन पर में इबहम पैदा होता है। तो ये चीज़ें दूर करने की ज़रूरत है। अगर पहले से ये तासुर हो कि कोई फेवरेट है नहीं है, उसको पता है कि इलेक्शन में धांधली होगी, तो ये नुकसान पहुँचता है। देखिए, फेवरेट जो है वो तो कोई नहीं होता ना, अवाम ने फैसला करना है। अगर हम फेवरेट की बात करते हैं तो मतलब इलेक्शन हमारे फेयर नहीं होंगे। तो आज तो कैफियत ये है कि कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अक्सरियत के करीब भी नहीं आ सकते। शाहिद हकान अब्बासी ने तो अब बाज़ाब्ता तौर पर आइंदा इलेक्शन से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली है और बज़ाहिर उनकी मुस्लिम लीग नून के कैंप में भी मुश्किल ही कोई जगह दिखाई देती है। ताहम उनसे मुताल्लिक अभी भी नून लीग कोई वाज़े और दो टोक फैसला करने से कतराती हुई दिख रही है और ताहाल उनको कोई शोकाज नोटिस भी जारी नहीं किया गया। ताहम दिलचस्प तौर पर एक रोज कबल ही मंजर आम पर आने वाले पार्टी के एक और रहनुमा दानियाल अजीज की अपनी ही जमात के खिलाफ लबकुशाई नून लीग को एक आंख भी नहीं भाई और दानियाल अजीज की जानिब से सिर्फ चंद एक बयानात देने, अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को मुल्क में महंगाई लाने का मुर्तकिब करार देने पर पार्टी ने दानियाल अजीज को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। जिसकी तहरीरी वजाहत के लिए उनको 7 रोज का वक्त दिया गया है, क्योंकि बकौल राना सनाउल्लाह दानियाल अजीज नून लीग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दानियाल अजीज साहब ने जो पिछले दिनों में बयानात दिए हैं उनका सख्ती से नोटिस लिया गया है और उन्हें आज शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। वो नून लीग की जानिब से शाहिद हकान अब्बासी जैसे बड़े लीडर के इल्जामात पर खामोशी इख्तियार करने और दानियाल अजीज जैसे कद काट के लीडर के खिलाफ एक्शन पर जहां सवाल उठते हैं, वहां दानियाल अजीज की जानिब से पीडीएम हुकूमत के दौर में होने वाली महंगाई पर सिर्फ और सिर्फ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को निशाना बनाना भी समझ से बालातर ही दिखाई देता है और उनके मौक़िफ़ को हकीकी तनकीद से ज्यादा लोकल लेवल की, अपने हल्के के लेवल की, अपने जिले के लेवल की पॉइंट स्कोरिंग गर्दाना जा रहा था, जिसके जवाब में एहसन इकबाल ने भी दानियाल अजीज पर लोटों को टिकट दिलवाने का इल्जाम धर दिया है। नून लीग को दरपेश इन तमाम चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और में ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी पार्टी तो खुद को बड़ी जमहूरी जमात कहती है कि कोई इख्तलाफ राय हो उसको आप कहते हैं कि बर्दाश्त किया जाता है, सुना जाता है। फिर ये क्या माजरा है कि दानियाल अजीज ने एक दिन अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को तनकीद का निशाना बनाया महंगाई की वजह से या बाकी मामलात की वजह से,
उन्हें शो का नोटिस जारी कर दिया गया, क्या वजह है इसकी? ये शो कॉज नोटिस तो सिर्फ उनको ये कहा गया है कि वो आकर अपना जो भी उन्होंने गुफ्तगू की है उसके बारे में आकर वजाहत दे दें। तो गालिबन इसका शायद कुछ ताल्लुक वहाँ नारोवाल की जो मुकामी सियासत है उससे भी हो सकता है, लेकिन पार्टियों के शो कॉज नोटिस तो एक रूटीन की बात है। और आपको मालूम है कि हमारे दो बड़े सीनियर जो अरकान हैं वो भी पार्टी पर तनकीद करते रहे हैं। ये मामले तो चलते रहेंगे, लेकिन पार्टी की बुनियाद जमहूरियत और रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन सर ये सिलेक्टिव पार्टी के अंदर जो है वो एहतसाबी अमल क्यों, यानी सिलेक्टिव पूछताछ क्यों? दानियाल अजीज तो एक दिन बोले उन्हें शोकाज हो गया, शायद हकान अब्बासी पिछले तकरीबन 1 साल से पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं मरी में मियां नवाज शरीफ जलसा करेंगे, मैं जलसे में नहीं जाऊंगा। हुकूमत की जो कारकर्दगी थी उस पर भी वो अपनी राय का इजहार ठीक ठाक खुल के कर रहे हैं। उन्हें तो शोकाज नहीं हो रहा, जो पतली गर्दन आपको दानियाल अजीज की मिली है जनाब दबाने के लिए। जी नहीं, दानियाल तो हमारे भाई हैं, उन्होंने पार्टी के लिए अपने सियासी करियर की कुर्बानी भी दी थी 2018 में, जब उनको नाहक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया और उनके ऊपर चार्ज लगाया तौहीन अदालत का। फिर आपको मालूम है कि वो पिछले कुछ अरसे से उनका एक बहुत ही शदीद ट्रैफिक का हादसा हुआ था, जिसमें वो बहुत जख्मी हुए थे। बड़े साल और महीने वो जो है साहिब फराश रहे हैं। तो मैं इस वजह से भी उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे दिल में दानियाल की बहुत इज्जत है, उसने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, हमारा भाई है। अगर कोई उसकी ऐसा इशू है तो मुझे ये तवक्को है कि इसको खुश असलूबी से हल कर लिया जाएगा। लेकिन वो तो हल कर लिया जाएगा, क्या शायद हकान अब्बासी को भी कोई शोकाज, आप कह रहे हैं कि रूटीन की चीजें, फिर उन्हें भी कोई शोकाज होगा? जी, उनसे तो वो पार्टी के सीनियर नायब सदर थे इससे पहले कि उन्हें इस्तीफा दिया, तो लिहाजा वो तो शो कॉज नोटिस देने वालों में से हैं। तो लिहाजा उनसे तो कायदे मोहतरम ही गुफ्तगू करेंगे, और उन्होंने की भी है, आने वाले दिनों में गालिबन मजीद करेंगे। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज हुआ है इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही है, बड़ी तनकीद हुई है आपकी जानिब से भी कि ये सिलेक्शन हो गई, ये हो गया, आप ही कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। आपकी जमातों में कौन सी डेमोक्रेसी है? चले उन्होंने जैसे भी है एक इलेक्शन, एक नज़र तो आया कोई एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे। आपकी पार्टी में तो सारे के सारे लोग अनअपोज हो गए थे, वहाँ भी सिलेक्शन हुई थी। ये जो आपका पार्टी का मेरे सामने पड़ा है नोटिफिकेशन जो रिसेंटली हुआ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, मरियम नवाज शरीफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, एहसन इकबाल चौधरी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, अताउल्लाह तारड़ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड, मोहम्मद इसाक डार फाइनेंस सेक्रेटरी अनअपोज्ड, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी फाइनेंस अनअपोज्ड। आपके भी सारे सिलेक्शन ही होती है। कौन सा इलेक्शन होता है सर नून लीग के अंदर भी जो आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं? जी, तो उस वक्त सबके पास मौका था कि वो उस पर एतराज करते हैं। अगर पार्टी के अंदर एक यगानगत है और हम समझते हैं कि इस वक्त जरूरत है कि हम यकजान होकर आगे चलें और अगले इंतखाबात की तैयारी भी करें और अल्लाह ताला और अवाम की मदद से उन इंतखाबात में कामयाबी भी हासिल करें, तो ये उसका इजहार है। बाकी पार्टियों के अंदर की जो जमहूरियत है या उसके अंदर जो अमल है, उस पर तनकीद पहले भी होती रही है और होती रहेगी। लेकिन वो तहरीक इंसाफ भी उसी नज़रिए के तहत उन्होंने उनके अंदर पोज हुए जिस नज़दीक जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं कि नून लीग के अंदर भी है, वो आपस में यकजहती का उन्होंने इज़हार किया, तो तहरीक इंसाफ में भी यही हुआ है। तो सर ये बताएं कि अब आपको लगता है कि वो जो एक खतरा था तहरीक इंसाफ के सर के ऊपर मंडला रहा था बल्ले के इंतखाबी निशान के वाले से, वो अब PTI के सर से टल जाएगा और होना भी नहीं चाहिए कि किसी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए? पहले पीपल्स पार्टी ये फेस कर चुकी है, उसके बाद फिर आपकी पार्टी ने भी 2018 के इंतखाबात में फेस किया कि जब आपके सेनेटर्स को इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, उन्हें पार्टी के इंतखाबी निशानों से ले लिया गया था। अब तहरीक इंसाफ को भी उसी तरह की मिलती जुलती सूरत हाल का सामना है। तो आप समझते हैं कि किसी भी पार्टी को तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हो, उसे इंतखाबी निशान से महरूम करना एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होता है? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारी तवक्को है और इस्तदा भी है कि जो भी इतलाक करना है वो सबके ऊपर बराबर किया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इलेक्शन हो और इलेक्शन हुआ पीपल्स पार्टी के अंदर हो, तो फिर तहरीक इंसाफ पर भी उसका इतलाक होना चाहिए। तो असल सवाल यही है कि जो सियासी जमातें हैं उनका एक हक है कि वो अवाम के सामने आए, लेकिन कानून की अमलदारी तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, कम से कम इलेक्शन कमीशन की नजर। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर अप्लाई किया और आज उन्होंने को
जैसा भी वो अमल है वो किया है, उसकी वो जो दस्तावेज है वो पेश कर देंगे। तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि उसको देखे कि क्या ये जो प्रोसेस था इसकी कितनी सैंक्टिटी थी और क्या इसकी बुनियाद पर उन्हें जो है इलेक्शन सिंबल अलॉट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इससे अगरचे इजहार राय की आज़ादी है और राइट ऑफ एसोसिएशन भी, लेकिन असल इशू यही है कि अगर सब जमातों पे इसका इतलाक हो रहा है तो तहरीक इंसाफ पर भी होना चाहिए, और अगर वो इतलाक होने की सूरत में पूरा नहीं कर पाते फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसका फिर उन्हें सामना करना चाहिए। पंजाब में पीपल्स पार्टी आपको बड़ा टफ टाइम दे रही है आजकल। खुर्रम दस्तगीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल नून लीग की सीनियर लीडरशिप को निशाने पर रखे हुए हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पंजाब में नून लीग को अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, अंडे टमाटरों से नून लीग का इस्तकबाल हो रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लाडले बन रहे हैं जबकि हम अवाम का लाडला बनना चाहते हैं, अवाम का लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब जो है वो वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। तो ये इतनी सख्त जो है तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या आपकी असेसमेंट क्या है, ये क्यों इतनी सख्त तनकीद आ रही होगी वहां से, और ये तनकीद आने वाले दिनों में इसका लगता है जो ऑन स्लॉट है पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बढ़ेगा? जी, तो फिर शायद हम फिर मजबूर हों कि हम भी यही जो एक सख्त लहजा उन्होंने अपनाया है वो सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध में भी हम इस्तेमाल करें, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, क्योंकि पहले तो कुछ दिनों पहले तक तो ये हमारा ख्याल था कि ये एक इंतखाबी सियासत की हल्की फुल्की मौसीकी है, लेकिन अगर उन्होंने ये वतीरा अपना लिया है कि उनका पक्का राग बन गया सर, हल्की फुल्की मौसीकी नहीं है सर। उनका तमाम आप माशाल्लाह बड़े अच्छे उर्दू पे आपको जो है ना अबूर हासिल है, आपने दुरुस्त कहा है। तो अब ये सवाल उठेगा मुस्लिम लीग नून के हम सब के वोटर जो हैं वो रिएक्ट करते हैं कि अगर पार्टी के ऊपर तनकीद हो और जवाब ना हो। तो अभी तक तो पार्टी की आदत यही हिदायत है कि इसको खद्दा पेशानी से सुना जाए, और लेकिन अगर यही बयानिया रहेगा फिर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसका फिर जवाब भी आना शुरू हो जाएगा। उनके जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होगा और तमाम जो गहमा गहमी है वो शुरू हो जाएगी, अब चंद हफ्ते रह गए, तो इसमें फिर हमारा तो यही ख्याल है कि अभी तक की जो सूरत हाल में बेहतर यही है कि ये दोनों जमातें जिन्होंने जमहूरियत के लिए मिलकर जदोजहद की है, पाकिस्तान को इमरानी फाशिज्म से मिलकर बचाया है, तो आने वाले दिनों में भी इतना स्पेस रखा जाए कि अगर ऐसा मौका बने, जरूरत बने, तो ये पार्टियां इकट्ठी चल सकें। और ये सिलसिला जारी रहता है। इसका मतलब तो सर फिर यही है कि इलेक्शन के बाद ज़रा इम्कान तो इसी बात का नज़र आ रहा है, आपकी ख्वाहिश तो होनी भी चाहिए कि आपको सिंपल मेजॉरिटी मिले, आप अपनी हुकूमत खुद बनाएं, किसी को आपको शामिल करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो ऐसा होगा। अभी तक के जो सर्वेज आ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो यही बता रही हैं कि जो भी गवर्नमेंट अगली आएगी, चाहे वो लेड बाय PMLN होती है या किसी भी पार्टी की हुकूमत बनती है, होगी कोलिशन हुकूमत। तो यानी आप कह रहे हैं कि इतनी पीपल्स पार्टी को लिहाज रखना चाहिए, कल को अगर कोलिशन में शामिल होना पड़े तो फिर मसाइल पैदा ना हो। नहीं, देखिए, जो 16 महीने की 15 जमातों की हुकूमत थी, उसमें जो हुकूमती जमातें थी उनके दरमियान एक मिसाली इत्तेहाद देखने में आया, पार्लियामान में भी और काबीना में भी। तो लिहाजा हमारी यही ख्वाहिश है कि यही जो एक मुस्बत बुनियाद है वो आगे भी चले, लेकिन अगर उनका फैसला यही है कि वो इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि शायद इस वजह से उनका जो 15 साल का सिंध में एक रिकॉर्ड है उसको कोई चैलेंज ना करे, उस पर कोई बात ना करे, तो लिहाजा वो फिर जैसे इलेक्शन शुरू होगा तो ये सब बातें जो हैं वो बड़ी पूरी तेजी से और पूरी वलवले के साथ फिर हम और हमारी जमातें हैं सिंध में वो ये बात करेंगी। अच्छा सर, ये बता दें कि पीपल्स पार्टी का तो आपने बता दिया सारा मुमकिन इत्तेहाद हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आपकी पार्टी की इस वक्त स्टैंडिंग क्या है पंजाब के अंदर? बात हो रही है, जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें आपकी पार्टी जो है वो अभी भी उसे संगीन किस्म के पॉपुलैरिटी क्राइसिस का सामना है। इवन लाहौर के अंदर कहा जा रहा है, जो बिल्कुल आज़ाद राय रखने वाले जितने भी तज्ज़ियाकार हैं वो कहते हैं कि लाहौर के अंदर भी नून लीग को काफ़ी सारे पॉपुलैरिटी इशूज़ का सामना है, क्राइसिस का सामना है। मियाँ नवाज शरीफ के आने से आपको लग रहा था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ आपको इस बहरान से निकाल देंगे जो मकबूलियत का बहरान है, लेकिन उस बहरान से आप निकलते हुए अभी तक नजर नहीं आ रहे। क्या करेंगे आप आगे ऐसा? नहीं, देखिए, जो तहरीक इंसाफ के जलसे में कल नारे लगे हैं तो उन्होंने अपने आप को भी बहरान से गालिबन निकालने की कोशिश की है। जी हाँ। और मुस्लिम लीग नून के लिए भी आसानी पैदा की है।
तो आने वाले दिनों में जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा और ये सारा जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा जलसों का पूरे मुल्क में, तो मेरी एक तवक्को है, लेकिन ये कोई इतनी गैर हकीकी भी नहीं है कि जब पाकिस्तान के अवाम बैठकर सोचेंगे उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की जिम्मेदारी किस हाथ में देनी है, उनका फैसला मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में ही होगा। सही है, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब तक हम पीपल्स पार्टी की तनकीद का खंदा पेशानी से जो है उस पर बर्दाश्त कर रहे, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला नहीं रुकता तो फिर इसी जुबान में नून लीग की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्राइम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, जो बहुत से कानूनी सवालात इस इलेक्शन के हवाले से उठ रहे हैं और इसे इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान भी कर चुके हैं अकबर शेर बाबर। क्या स्टैंडिंग उनकी बनती है? और नाज़रीन, हम बात करेंगे सेगमेंट में साइफर केस के हवाले से, जो आज अहम पेशरफ्त हुई है। सदर आरिफ अलवी को तलब किए जाने की दरखास्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने। हमें स्टाफ स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर मादुर साहब, माहिर कानून है, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नाइस साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। बैरिस्टर माद साहब, ये बताएं कि अकबर शेर बाबर ये कह रहे हैं कि मेरा राइट बनता था इलेक्शन लड़ने का, हमें नहीं मौका दिया गया, और दो तीन जो लीगल क्वेश्चन उठ रहे हैं, एक तो ये जी कि 10 मिनट के अंदर ये सारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई और सारे बिला मुकाबला ही हो गए। तो क्या अकबर शेर बाबर की स्टैंडिंग बनती है कि वो इस इलेक्शन को चैलेंज करें, और इसके ऊपर क्या तहरीक इंसाफ को लीगल चैलेंजेस का सामना हो सकता है, या कोई ये इतना बड़ा मामला नहीं है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं बार बार कि इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट मेरे हक में फैसला दे चुकी है कि मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ। जी, आपकी बात यहाँ तक तो ज़रूर दुरुस्त है कि कोई भी मेंबर पार्टी का इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है तो ये उसका बुनियादी हक है और उसको ये मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लास्ट मिनट पे आकर वो एक ऑफिस में एक शोर शराबा और हुल्लड़बाजी करके चला जाएगा और उसके लिए वो सफिशेंट होगा उसकी विलिंगनेस जाहिर करना कि वो इलेक्शन में आना चाहता था। इलेक्शन का फैसला कोई एकदम आधे घंटे में नहीं किया गया, इसमें एक टाइमलाइन दी गई थी। वो 10 मिनट के अंदर इंतखाब मुकम्मल हो गया। वो तो जी एक्टिविटी थी ना, वो तो पोलिंग, वो तो वोट कास्टिंग का जो टाइम पीरियड था वो था, लेकिन उससे पहले डेट तो अनाउंस हो चुकी है। क्या कोई ऐसी दरखास्त उनकी तरफ से दी गई पार्टी के इलेक्शन कमिश्नर को कि वो पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते हैं या अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल ये तो थे वो पार्टी सेक्रेटेरिएट पे कि मुझे नॉमिनेशन पेपर्स भी चाहिए, मुझे वोटर लिस्टें भी चाहिए। इस सिलसिले में अगर उनके पास कोई ऐसी एविडेंस है, कोई पेपर वर्क है, तो फिर ये मामला उनके लिए उनके हक में जा सकता है और पीटीआई को इस चीज़ में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, इस इलेक्शन में जो एक अहम नुक्ता है जो ऑर्डर को देख के, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को देख के हमारे सामने आता है, वो ये है कि पीटीआई के जो पुराने ऑफिस होल्डर्स थे वो अपना टेन्यूर 13 जून 2021 को ख़त्म कर चुके थे, और जब वो ख़त्म कर चुके थे उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 1 साल का एक्सटेंशन पीरियड उनको दिया था कि वो दोबारा इलेक्शन कराएं, और वो 1 साल का जो एक्सटेंशन था वो पेंडेमिक के पेश नज़र दिया गया था। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उस दौरान जब 10 जून आती है, 10 जून 2022 आती है, तो कुछ एक खत आया जाता है इलेक्शन कमीशन में जिसमें कहा जाता है कि हमने इलेक्शन भी करा लिए हैं और हमने एक अमेंडमेंट भी कर दी है। ये अमेंडमेंट एक इस वक्त की गई और उसके कुछ अरसे के बाद एक और खत के तहत एक और अमेंडमेंट को भी नोटिफाई किया गया है इलेक्शन कमीशन को। उन दोनों अमेंडमेंट्स के बारे में इलेक्शन कमीशन की ये राय है कि वो अमेंडमेंट कैसे हो गई। वो तो नेशनल काउंसिल जो है, इनकी जो गवर्निंग बॉडी है, उसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी से पास होनी थी, जो कि ड्यूरिंग दैट पीरियड नहीं थी, क्योंकि 13 जून 2021 में उनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका था। अगर इलेक्शंस इन दो अमेंडमेंट्स के तहत कराए गए हैं, जिनके तहत इलेक्टोरल कॉलेज को भी चेंज कर दिया गया था फ्रॉम जनरल मेंबर्स टू द नेशनल काउंसिल मेंबर्स, अगर इनके तहत कराए गए हैं तो ये कानूनी नुक्ता सामने आ सकता है, क्योंकि उसकी कोई हैसियत शायद इलेक्शन कमीशन की नजर में ना हो, और अगर उससे पहले कराए गए हैं तो फिर तो तमाम मेंबरान को वोटिंग का हक देना चाहिए। नाइस साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमिश्नर हैं। नाइस साहब, ये बताएं कि ये जो इलेक्शन है फिर ये उन 2 तरामीम के तहत किया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या था इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्टोरल कॉलेज ये था कि जितने हमारे वेरीफाइड मेंबर्स हैं वो सारे वोट कास्ट करते हैं, उसको कैंडिडेट को सारे जो वेरीफाइड मेंबर्स होते हैं वो वोट कास्ट करते हैं। और पहली बात, दूसरी बात यह है
किस तरह वोट कास्टिंग का तरीकाकार क्या होता है? वो बैलेट के जरिए कैंडिडेट को वोट कास्ट करते हैं, जो भी प्रोविंस का प्रेसिडेंट का और जो उसका साथ पैनल होता है उसको वोट देते हैं और उसके पैनल का वोट पूरे उसके लिए कास्ट होता है। ठीक है। और अभी जो आपने साहब ने बात की है ना, बड़ी अच्छी बात की है कि आप इस टाइम एक ही कंप्लेंट है, अकबर बाबा इसका कंप्लेंट है, उससे वो अपनी वीडियो पैगाम में जो सामने चीज बता रहा है कि मैं सेंट्रल ऑफिस गया हूं 5 बजे के करीब, मैंने एक शेड्यूल जारी किया, नॉमिनेशन पेपर 29 तारीख को इनवाइट किए, यकम को हमने नॉमिनेशन पेपर की वेरिफिकेशन, मेरे जितने रिटर्निंग ऑफिसर थे 4 सूबों के और सेंटर के, उन्होंने वेरीफाई किए, उन्होंने ऑब्जेक्शन जो सुनने थे अगर उससे अग्रीव्ड होता तो उसके खिलाफ मैंने अपील सुननी थी, वो प्रोसेस को हमने कंप्लीट किया। और एक आदमी 5:30 बजे या 5 बजे आके उसने खुद टाइम मेंशन कर दिया है और ये मीडिया पे वावेला मचा रहा है कि जी मैं वहां गया तो मुझे कोई पेपर नहीं दिए। क्या उसने कोई मुझे प्रेजेंटेशन दी कि मैं उसकी प्रेजेंटेशन को, उसकी एप्लीकेशन को एड्रेस करता, उसका कोई ग्रीवेंस था तो मुझे देता, मेरा नंबर उसके पास होता, मेरे रिटर्निंग ऑफिसर सारे बैठे थे, किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं दी। यानी वो स्टैंड आप कहते हैं कि नहीं कर पाएगी उनकी दरखास्त पीटीआई के इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में? जी आप कह रहे हैं उनकी एप्लीकेशन स्टैंड नहीं कर पाएगी इलेक्शन कमीशन में? जी मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो अगर जाएंगे ऐसे, क्योंकि मैंने तो प्रोसीजर के तहत जो मेरे 2020 के रूल्स हैं उसके मुताबिक मैंने इलेक्शन करवाया है और उसके हर प्रोविजन को फॉलो किया है। और मेरे हिसाब से कि हमने जो पैनल हमारे पास आया है उस पैनल को हमने, रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको डिक्लेरेशन दिया है और उस डिक्लेरेशन पे मैंने रेजोल्यूशन दिया है। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो मामला है आज साइफर केस में हैपनिंग हुई है, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आरिफ अलवी को भी बुलाएं कि उन्होंने अगस्त में कहा था कि मैंने साइफर के ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट पे मैंने साइन नहीं किया, तो ये कार्रवाई बनती भी है या नहीं बनती? देखिए लेजिस्लेशन का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा एक्सप्लेन प्रॉपर्ली किया गया है, जिसके तहत अगर तो प्रेसिडेंट साहब पहले एक बिल जब उनके पास सिग्नेचर के लिए आता है उस पर अपना उसको नहीं साइन करते और उसको वापस भेज देते हैं, तो उसके बाद एज इट इज या विद अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट उसको दोबारा भी प्रपोज कर सकती है और उस सूरत हाल में उनको एज इट इज उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको आगे लेके आपके उसको पास करना पड़ेगा। अगर उनके सिर्फ सिग्नेचर रहते हैं और ये कानूनी जो ये प्रोसीजर पूरा हो चुका है तो फिर उस सूरत में तो कोर्ट की जो लीगल हैसियत है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट्स और ये स्टेजेस पूरे नहीं किए गए तो फिर इसमें कुछ वजन आ सकता है। तो क्या जो केस है तरीके साहब के चेयरमैन को लगता है कि उसमें वजन है और कन्विक्शन उनकी हो जाएगी? जो नजर जो टाइमलाइन बताई गई है कि शायद अगले महीने के अंदर हो जाएगी? जी देखिए बहुत एम्बिशियस टाइमलाइन है और पीटीआई के वकला साहिबान भी प्रोबेबली दिस एप्लीकेशन इज आल्सो एन अटेम्प्ट टू बाय सम मोर टाइम जो उन्होंने प्रेसिडेंट साहब के बारे में दी गई है शाह महमूद कुरैशी साहब के लॉयर्स की तरफ से। टाइमलाइन बहुत एम्बिशियस है लेकिन इसके अंदर पूरा किया जा सकता है अगर एक बार फैसला कर लिया जाए तो फिर उससे पीछे तो उसके रास्ते तो निकाल लिए जाते हैं। लेकिन अगर ये जो मामला होगा जेल में ट्रायल करें वो वहाँ पे आ जाए, साफी भी आ जाए और अवाम भी आ जाए, इससे ओपन ट्रायल वाली वो उस पर क्वालिफाई करता है ये? अच्छा देखिए जी, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, मैं उनको आइडेंटिफाई भी कर दूँ। एक चीज़ है जेल ट्रायल और एक चीज़ है ओपन ट्रायल। अगर जेल ट्रायल की बात की जाए तो वो कानून में उसकी जो है इजाजत दी गई है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 352 के अंदर, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करनी है जो कि पहले हुकूमत ने पूरी नहीं की थी। सही। और दूसरी बात ये कि जितना तेजी से ये ट्रायल चल रहा है, पीटीआई के वकुला को ये भी नहीं पता था कि 352 का कोई ऑर्डर आया भी है या नहीं, और अगर इस बार भी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी ना की गई तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी होगी और इसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा हुकूमत को। दूसरी बात अगर सर मैं माजूद खाऊं, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह किसी पे इस पे तफसीली बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।